नमस्कार, मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे फिर से वेक्टर का। ये लेक्चर नंबर 5 होगा। पहले ही ऑलरेडी 4 वीडियो इस पर बन चुका है, वो सारे वीडियो आप देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। हम एक चीज बहुत क्लियर कर देते हैं कि वेक्टर मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं ये वीडियो वो पूरी तरह से क्लास 12th के मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। यानी क्लास 12th का जो वेक्टर दिया गया है उसको ध्यान में रखती है। बहुत उपयोगी फिजिक्स के लिए भी है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस होता है, इसलिए हम फिजिक्स के लिए वेक्टर का एक अलग सीरीज बना देंगे। तो चलिए, क्लास 12th में जो भी हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक होगा कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। फिर से रिपीट कर दें, ये हम मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। चलिए, ये है वेक्टर। वेक्टर में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5। आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे, है ना। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो आज जो टॉपिक है ना, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है। नंबर 2 जो दूसरा टॉपिक होगा आज हमारा वो होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। थर्ड हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये 3 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं टॉपिक नंबर 1 कि एडिशन कैसे करें, माने एंगल कैसे निकालें। देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। छोटा डिस्कशन है इस पर। देखिए, मान लिया जाए एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, मान लिया जाए ए वेक्टर, और एक है मान लिया जाए बी वेक्टर, और ये एक कॉमन पॉइंट पर लग रहा है। जैसे मान लिया जाए एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो देखिए अगर दोनों का इनिशियल यहां मिला दीजिए तब जो एंगल बना उसी को बोलते हैं हम लोग, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल बना इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ऐसे रहे, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे रहे और एक वेक्टर ऐसे रहे, ठीक है, तब इन दोनों के बीच एंगल कैसे देखते हैं। देखिए, अगर इनिशियल पॉइंट था तो दोनों को मिला दिए, दोनों के बीच जो एंगल बना उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक। अच्छा, अगर जैसे ये और ये केस है, मान लीजिए ये है पी वेक्टर्स, ये है क्यू वेक्टर्स। अब हमको जानना है इन दोनों के बीच एंगल क्या हुआ। तो याद रखिए, वेक्टर को ना एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। जैसे समझिए इस बात को, जैसे मान लिया जाए ये है कोई एक वेक्टर, मान लेते हैं एम वेक्टर। इस वेक्टर का यहां पर है, ये मान लेते हैं इस पेज पर है, इस प्लेन पर है। अगर इसी वेक्टर को हम यहां लाना चाहते हैं तो जो ये जितना ही लेंथ होगा और जिधर पैरेलल, मतलब सबसे पहले तो इधर एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए, एक खींच लिए, और जितना इसका लेंथ होगा उतने के बराबर ये भी काट दीजिए।
और जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन बैठा दीजिए। तो ये जो वेक्टर है वो समझिए कि यहां पर उठ के आ गया। इसका मतलब है कि कैसे लाना चाहिए किसी वेक्टर को, इसके पैरेलल यहां खींच देना चाहिए, इसका जो लेंथ होगा और इसका, इन दोनों का लेंथ क्या कर देना चाहिए, सेम कर देना चाहिए, और जिधर डायरेक्शन बस उधर रख दीजिए। तो ये वेक्टर यहां पर आ गया एकदम, जो ये वेक्टर है वही ये वेक्टर है। सिमिलरली अगर मान लिया जाए एक वेक्टर ये है, कोई भी एक वेक्टर हो, चलिए इसको मान लेते हैं के वेक्टर, के वेक्टर मान लिया जाए। इसी वेक्टर को हमको यहां लाना है, तो क्या करना होगा, पहले इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिएगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ होगा उतने के बराबर यहां भी काट लीजिएगा, जिधर ये डायरेक्शन होगा उधर ही इसको बना देना। तो ये वेक्टर समझिए यहां पर आ गया। ठीक है, तो वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही लाते हैं, ये समझना जरूरी है। चलिए, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि चलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो अगर दोनों का इनिशियल यहां है तब तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वही हो गया एंगल। अच्छा, जैसे इन दोनों का एंगल हमको जानना है कि कितना है, तो देखिए दोनों का इनिशियल मिला दीजिए, ये जैसे इनिशियल है और इसका इनिशियल ये पॉइंट है, ठीक है, तो कोई एक वेक्टर को जाके वहां मिला दीजिए। जैसे इसी वेक्टर को हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, यहां पर जिस डायरेक्शन में है इसको खींच देंगे, जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ रख देंगे, और जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही डायरेक्शन दे देंगे, और नाम मान लिया जाए हो गया पी। तब ये इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वही समझ लिए इन दोनों के बीच का एंगल होगा। बोलिए समझ में आया। जैसे एक वेक्टर है, मान लिया जाए एक वेक्टर है ये, ठीक है, और एक वेक्टर है मान लिया जाए ये, ठीक है, मान लिया जाए ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर। हमको जानना है इन दोनों के बीच का एंगल। तो भाई इस वेक्टर को आप या तो उठा के यहां ले जाइए या इस वेक्टर को यहां पर ले आइए। तो चलिए हम अपने सुनानुसार इस वेक्टर को यहां पर ले आते हैं, ठीक है, तब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। बोलिए समझ में आया बस, ठीक है। तो सीधा सीधे बात है, इनिशियल को मिला देना चाहिए, यानी दोनों इनिशियल पॉइंट्स को मिला देना चाहिए, तब जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। चलिए आप जल्दी से देखिए, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं एडिशन बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी सीधा सीधी यार कि एंगल निकालना है, दोनों का इनिशियल मिला देना, एक वेक्टर को अगर दूसरे जगह ले जाना है पैरेलल खींच लेना और जितना लेंथ का उतना खींच सकते हैं। चलिए अब है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का जोड़। देखो जोड़ क्यों सीखना पड़ रहा है वेक्टर में, देखो वेक्टर पूरी तरह से हम लोगों के लिए नया चीज है ना। क्लास 10 तक तुम लोग वेक्टर जानते ही नहीं है सदिश राशि क्या होता है ना। यहां हम लोग जाने तो पहले उसको हम लोग जाने कि कैसे वेक्टर को लिखते हैं, जैसे हम लोग बचपन में 1 2 3 लिखना सीखे वैसे, फिर हम जाने कि उसको दिखाते कैसे हैं वो जाने, फिर उसके बारे में वेक्टर के बारे में हम लोग जाने कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हम जाने कि जैसे कि नंबर्स बहुत तरह के होते हैं, रियल नंबर, उसी तरह इसमें भी जाने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं वो जान लिए थे। अब आज हम बात करने जा रहे हैं ऐड, फिर जानेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर जानेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन जानेंगे हम लोग डिवीजन। चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे आज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए अभी हम पूरा ध्यान है मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ऐसे फिजिक्स में थोड़ा इसका एलाबोरेशन अलग ढंग से हो जाएगा है ना, इसकी विवेचना। चलिए तो देखो सबसे पहले इसका क्या है कि देखो अगर ए वेक्टर है सपोज और बी वेक्टर है, तो इसको जोड़ने के है ना दो नियम बहुत फेमस है, पहले ही जान लीजिए दो नियम। एक को कहते हैं ट्रायंगुलर, चलिए पूरा लिखते हैं ट्रायंगुलर, फिजिक्स में हम पूरा इसको देखेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। नंबर 2 जो हम जानेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2 एक होता है पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो दोनों ही लॉ अगर आप देखने जाओगे ना, जब हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे तो देखना दोनों ही तुमको एक जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, चाहे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इसका स्टेटमेंट है कि मान लिया जाए कोई एक पॉइंट है जिस पर एक फोर्स लग रहा है, सपोज ये लग रहा है ए वेक्टर, ठीक है, एक इसके यहां लग रहा है बी वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा इस लॉ को कि वेक्टर ए इधर लगा, वेक्टर बी इधर लगा। फिजिक्स में इसका हम पूरा डील करेंगे, अभी हम ऊपर ऊपर सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए जान रहे हैं। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो देखिए एक ट्रायंगुलर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाना। तो कितना साइड बना, 1 2 3। अब देखिए एक आदमी इधर गया, एक आदमी इधर गया, तो थर्ड साइड नो डाउट इधर बनेगा। इसका लॉ कहता है कि देखिए अगर ये वेक्टर ए है, ध्यान से देखिए इसका जहां पर फाइनल पॉइंट है ना जी, वहीं पर सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, दोनों कौन साइड, इसका जहां फाइनल, इसका वहां पर इनिशियल। तो देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी इधर हो गया, तब बोलता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब जी परिणाम, यानी जो रिजल्टेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये जो थर्ड साइड आप देख रहे हैं ना, वही इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब क्या जी, परिणाम। जैसे 2 और +3 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं 5, यानी और 2 और 3 का रिजल्टेंट क्या हुआ 5। तो समझिएगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों कैसे हैं, है ना जी, सिमिलर है, मतलब सेम है। देखिए इधर ये गया फिर ये इधर गया, तो इसका स्टेटमेंट है कि इसका जो इन दोनों का वेक्टर का सम होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, और इसका लेकिन डायरेक्शन देखिए होना चाहिए इधर, ये गया फिर होना चाहिए इधर, लेकिन बोलता नहीं, इसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा, इधर 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 नहीं बल्कि इधर, यानी आर का जो डायरेक्शन होगा, आर का किधर होगा, आर का डायरेक्शन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से समझ में आया। देखिए थर्ड साइड यानी वेक्टर ए इधर गया फिर इधर गया, इस बार होना चाहिए था इधर लेकिन हो गया किधर, उधर। तो ये बोलता है कि जो थर्ड साइड होगा वही इन दोनों वेक्टर के हेड को दिखाएगा, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का कौन रिप्रेजेंट होगा, तो थर्ड वाला साइड होगा, और इसका क्या होगा, यही दोनों का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट मतलब क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। फिर से अगर ये इधर गया फिर इसका जहां पर फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वहां पर हुआ, तो इन दोनों का सम का कौन दिखाएगा, इसका रिजल्टेंट थर्ड साइड होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर ना होके इधर होगा, अपोजिट होगा, यानी इधर होगा इधर हो गया, इधर ना होके इधर होगा। बात पक्का समझ में आया, यानी थर्ड पॉइंट से ये दिखाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा लॉ को देख लेते हैं। देखो एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पैरेललोग्राम हम बनाए हुए हैं, पैरेलल लाइन इस शॉर्ट में से लिखते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इसका स्टेटमेंट बोलता है कि वेक्टर ए और मान लिया जाए ये है वेक्टर बी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को एडजेसेंट समझते हुए क्या बनाना हमको, पैरेललोग्राम, मतलब
समानांतर चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजा हो। अब समानांतर में क्या होता है कि ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर, तो इन दोनों को एडजेसेंट, दोनों का देखिए इनिशियल एक है, मान लिया जाए ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तब ये लॉ क्या बोलता है कि देखिए इसको पहले पैरेललोग्राम बनाइए, यानी ये साइड को आपको यहां लाना है। क्या नियम होता था, इसके पैरेलल खींच लिए और ये जितना था इसको इधर खींच लिए और इन दोनों के बीच का एंगल है मान लिया जाए थीटा, ठीक है, ये है मान लिया जाए थीटा। तो सुनिएगा ये वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो बोलता क्या था, दोनों का इनिशियल अगर सेम पॉइंट पर है तब ये जो डायगोनल तब जो बनेगा, यानी डायगोनल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वही होगा इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर से सुनिए, यानी ए और बी अगर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो जो साइड ये डायगोनल वाला पार्ट होगा, डायगोनल जो यहीं से गुजरेगा इसी पार्ट से, वही उन दोनों के वेक्टर का क्या होगा, सम का रिजल्टेंट होगा। यानी इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट का ये होगा सम, नहीं होगा वेक्टर ए वेक्टर बी, ये तब ये वाला दिखाएगा। बोलिए समझ में आया। पैरेललोग्राम फिर से समझिए, अगर ये इन दोनों का इनिशियल एक जगह हो तो इन दोनों का जो डायगोनल निकलेगा ना, वही पार्ट, वही डायगोनल ही इन दोनों का क्या दिखाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाएगा। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या होगा, ये डायगोनल ही उसका रिप्रेजेंट। और कौन डायगोनल, जहां पर वो दोनों इनिशियल जहां से स्टार्ट किया। देखिए आप अगर गौर से देखिएगा, बात समझ में आया। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या था, ट्रायंगुलर लॉ में देखिए एक इधर गया, एक फिर इधर गया, तो बोलता है ये थर्ड जो साइड होगा, और वो भी इधर 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 नहीं बल्कि इधर, वही इसका रिप्रेजेंट करेगा। और अगर पैरेललोग्राम है जैसे ये और ये, तब ये थर्ड, ये जो डायगोनल यहां से निकलेगा वही इसका दिखाएगा आर का, है ना, वही इसका रिजल्टेंट दिखाएगा। बस इतना स्टेटमेंट है ट्रायंगुलर लॉ का, और ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम का। चलिए देखिए, अगर आप प्रिसाइजली अगर आप देखिएगा ना तो दोनों एक ही लॉ है। अगर आप गौर कीजिएगा ना, ये दोनों एक ही है, इसलिए कोई एक को पढ़ लेने से हमारा काम चल जाता है। देखिए जैसे ट्रायंगुलर लॉ को देखिए, तो ट्रायंगुलर लॉ ये इधर बोला, फिर ये इधर बोला, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो थर्ड साइड वाला पार्ट होगा वही इसका दिखाएगा डायरेक्शन। देखिए इस देखिए तो, और ये क्या बोल रहा है, ये इधर गया, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, ये मान लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो और ये हो गया इनिशियल। तो देखिए दोनों ही लॉ अगर देखिएगा ना गौर से, तो एक ही बात तो हुआ यार। देखो आप क्या इस वेक्टर को यहां उठा के ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, इसका पैरेलल यहां खींच लेंगे, ये जो साइड है इसी में हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, पैरेलल से नहीं खींच लेंगे, और जितना लेंथ है उतना ही ये लेंथ भी बन जाएगा। ये भी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, ये ए है जी, उस सिमिलरली ये भी हम लोग ए बना सकते हैं। तो दोनों अगर देखने जाइए ना प्रिसाइजली, तो दोनों एक ही चीज है ना, चाहे आप इसको पढ़ लीजिए चाहे आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन ट्रायंगुलर लॉ फिर भी याद रखिएगा कि वेक्टर ए इधर गया, फिर वेक्टर बी इधर गया, तो रिजल्टेंट ए बी का इधर होगा, यानी दोनों का सम का वेक्टर इधर होगा, है ना। यानी थर्ड वाला जो साइड होगा वो दिखाएगा, वही दिखाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे गया इधर नहीं बल्कि जस्ट अपोजिट। अच्छा, इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम में दोनों का इनिशियल मिला देंगे, तो इसका जो डायगोनल दिख रहा है वही उसका डायरेक्शन दिखाएगा। पक्का बात क्लियर है। चलिए एक रिजल्ट लिख देते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, मैथ के लिए अगर आप यहां भी नहीं भी समझे कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको थोड़ा देख लीजिएगा। करें, देखिए चलिए कि ए और बी का ये फॉर्मूला होगा, आप रख लीजिएगा। प्रूफ हम फिजिक्स के वेक्टर वाले पार्ट में कर देंगे। रिजल्टेंट ऑफ इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
यानी दो वेक्टर का जोड़। तो बताए थे ना वेक्टर ही स्पेशल चीज है जी, तो इसका एडिशन भी स्पेशल चीज है। कभी देखते हैं इसी पे, जैसे इसी मार्कर पर अगर 10 न्यूटन इधर इधर खींच लिया जाए तो ये 0 हो जाता है, दोनों इधर हो जाए तो 20 हो जाता है। अगर ये इधर खींचे और एक इधर खींचे, मान लीजिए एक कोई चीज है जी, जैसे ये समान है, अगर आप इधर खींच रहे हैं और एक 60 डिग्री से इधर खींच रहे हैं तो देखिएगा वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो ये वेक्टर का एडिशन क्या होता है, स्पेशल टाइप होता है। तो देखिए, तो दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए दो वेक्टर को जोड़ने पर भी क्या मिलता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर आल्सो फॉर्म्स ए न्यू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का जोड़ भी एक वेक्टर ही बनाता है। तो देखिए इन दोनों का जोड़ क्या बनाता है, वेक्टर। अब वेक्टर मींस एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर का जोड़ में क्या रहता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। देखो तो सबसे पहले ये दो वेक्टर में मैग्नीट्यूड का हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लिया जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी क्या होगा जी, एक वेक्टर बनाएगा, उसका नाम आर वेक्टर रख दें, रिजल्टेंट। तो देखिए आर वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा देने से क्या देता है, मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला के रूप में आप याद अभी कर लीजिएगा, क्या होता है, तो बोलता है कि पहला का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पहला का मॉड, फिर दूसरा का मॉड, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी कॉस थीटा। सपोज वेक्टर ए ये है, ठीक है, और वेक्टर बी ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना है, थीटा। तो इन दोनों का ऐड जो होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐड भी निकलेगा, क्या होगा, एक वेक्टर ही निकलेगा। तो क्या होगा इसका, इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एक वेक्टर निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा, रूट अंडर लगा दीजिएगा। प्रूफ हम वेक्टर वाले सेक्शन में आपको देंगे कि कैसे आया। तो पहला का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, और दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका कॉस, दोनों के बीच के एंगल का कॉस। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, देखो कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला पढ़िए, ए बी सी डी एक्स वाई मत पढ़ा करो यार, ये गलत तरीका है पढ़ने का, इससे परेशानी आपका बढ़ेगा। आप बस ये समझिए ना कि दो वेक्टर का ऐड कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। दो वेक्टर का ऐड भी एक वेक्टर होता है जी, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी वेक्टर, जिसको हम आर से दिखा रहे हैं, रिजल्टेंट। तो ये क्या कहता है, पहला का जो मैग्नीट्यूड पहला वेक्टर का उसका स्क्वायर, दूसरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पहला का जो मॉड होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा, फिर दूसरे का जो मैग्नीट्यूड होगा, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, ये लगा दीजिएगा, ये दे देगा। अच्छा देखिए दो वेक्टर का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो डायरेक्शन भी होगा एक, क्या होगा, डायरेक्शन। अच्छा एक चीज बताओ, डायरेक्शन को कौन सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, पहले ये बात बताओ कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट सबसे अच्छे से कौन करता है। देखो मान लिया जाए, क्या डायरेक्शन सिर्फ चार ही होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है ओरिजिन, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक गाय बीच में गई तो आप बोल सकते हैं चलो नॉर्थ ईस्ट बोल दीजिएगा, ठीक है। अगर ये इधर जाता है तो बोल देते हैं साउथ ईस्ट में गया है, अगर बीच में जाता तो इधर जाता तो बोल देते नॉर्थ वेस्ट में गया है, इधर जाता तो बोल देते साउथ वेस्ट में गया है। अच्छा जी मान लिया जाए कोई आदमी इधर चल जाए, तब आप क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में गया है। मान लिया जाए कि बीच में ना होकर ई तरफ यानी ईस्ट तरफ ज्यादा गया है लेकिन साउथ तरफ भी गया है, तब क्या इसको बोलिएगा, नॉर्थ ईस्ट बोल लीजिएगा क्या, तब तो नहीं बोल सकते ना यार। तब कैसे बोलोगे, बीच जाता है तो बोले हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसका मतलब नॉर्थ भी और ईस्ट के एकदम बीच गया है।
ईस्ट तरफ जाता है ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट तरफ जाता है वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ तरफ जाता है नॉर्थ बोलते हैं, साउथ तरफ जाता है ये बोलते हैं, बीच में जाता है तो चलो नॉर्थ ईस्ट बोल लेते हैं। लेकिन ईस्ट तरफ ज्यादा झुक गया है और नॉर्थ तरफ इधर नहीं, इधर कम झुका है, तब हम इस डायरेक्शन को क्या नाम देंगे, कैसे हम बताएंगे कि आदमी किधर गया है। तो देखो यार, डायरेक्शन को सबसे अच्छे से मैथ्स डील करता है, और डायरेक्शन बताने का सबसे अच्छा तरीका है एंगल। आप एंगल बता दीजिए कि किधर एंगल से गया है, कितने एंगल से वो गया है। जैसे कि कोई आदमी बोलता है कि ईस्ट के साथ, ईस्ट डायरेक्शन के साथ आदमी गया है 30 डिग्री बना के, 30 डिग्री, तो आदमी समझ जाएगा 30 डिग्री। 14 डिग्री बोलेगा तो इधर समझ जाएंगे, अगर 25 डिग्री बोलेगा तो इधर समझ जाएंगे, 60 डिग्री बोलेगा इधर जानेंगे, 45 बोलेगा तो समझ में आ जाएगा बीच में बोल रहा है, अगर 90 इधर बोलेगा 80 डिग्री तो इधर समझ में आ जाएगा, यानी 1 डिग्री बोलेगा वो भी समझ में आ जाएगा, 2 डिग्री बोलेगा सब, यानी सब डायरेक्शन को दिखाया जा सकता है। नहीं दिखा सकते आप, सोच के देखिए तो 360 डिग्री की मदद से। इसलिए डायरेक्शन को सबसे अच्छे से दिखाता है एंगल, है ना, इस बात को पकड़िए। तो हम यहां पर जो निकालेंगे दो वेक्टर का, अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, दो वेक्टर का ऐड क्या होता है, तो सीधा सीधी दो वेक्टर का ऐड भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। और वेक्टर जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड का तो सीधे रट लीजिए क्या, अभी रूट अंडर पहला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों का 2ab, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और इनटू cos थीटा। और अब रह गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को सबसे अच्छे से कौन रिप्रेजेंट किया, तो एंगल। कौन किया, एंगल। तो देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, सपोज ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो डायरेक्शन का जो होगा वो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसके साथ ये बना रहा होगा अल्फा, ए के साथ हम मान के चल रहे हैं किसके साथ, अल्फा के साथ। तब देखिए अभी याद कर लीजिए, हम प्रूफ बता देंगे आपको फिजिक्स वाले पार्ट में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये इसके साथ बना रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी b का, और फिर साइन ले लीजिएगा और दोनों के बीच का एंगल। फिर ये जिसके साथ बना रहा है, सपोज ये बना रहा था किसके साथ, a के साथ, फिर क्या ले लेंगे, a का मैग्नीट्यूड यानी जिसके साथ था, अब यहाँ b sin थीटा लिए हैं जी, तो अब यहाँ ले लीजिएगा b cos थीटा। बात समझ में आया, बोलिए समझ में आया। तो tan अल्फा यानी अल्फा किसके साथ बना रहा है, a के साथ, तो a के साथ बनाएगा तो लीजिएगा उल्टा अपोजिट b sin थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, फिर जिसके साथ बना रहा वो उसका मैग्नीट्यूड, और फिर यहाँ b sin थीटा था, यहाँ कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। बोलिए समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मॉड लगा दीजिए ताकि वो एक्यूट एंगल बन जाए। मॉड मतलब माइनस को भी प्लस कर देता है, लेक्चर उस पर भी चलेगा हमारा। तो देखिए फिर से, अगर इसके साथ हमको पता लग गया कि ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा तो दिया ही है, मान लिया ये पूरा दिया 70 डिग्री, और इसके साथ पता लग गया हमको 30 डिग्री, तो हम नहीं बोल सकते इसके साथ 40 डिग्री के साथ बना के गया है। तो यही फायदा होता है क्या, कि अगर एंगल पता चल रहा है इसका मतलब डायरेक्शन पता चल रहा है। फिर से देखिए b का मान रखिएगा, इन दोनों के बीच का एंगल रखिएगा, ये पूरा वैल्यू आप रख दीजिएगा। बोलिए रख दिए। अब देखिए जी, जब ये पूरा वैल्यू आप रखिएगा तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना यार, कुछ तो आएगा, ये सब तो मैग्नीट्यूड है। तो मान लेते हैं एक पल के लिए इसका वैल्यू जैसे सपोज आया 1, क्या आया 1, तो बताइए tan अल्फा किस वैल्यू के लिए 1 होता है। ऑब्वियस सी बात है, tan 45 डिग्री, अगर आप नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन देख लीजिएगा, tan 40 यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू 45 मतलब क्या, बीच में जाता होगा। अच्छा, अगर इसका मान जैसे हम लोग जो जानते हैं वो बता रहे हैं, अगर इसका मान 1/√3 आ जाए तो हम लोग का यहाँ क्या होगा, 30 डिग्री लिख दीजिएगा, यानी इसका मान tan 30 पर होता है 1/√3। और अगर यहाँ आएगा √3 तो यहाँ 60 डिग्री लिख दीजिएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता है, जैसे सपोज आ गया आपका, मान लिया जाए tan अल्फा इज इक्वल टू सपोज आया 2, तो आप जानते ही नहीं है। हम लोग कौन कौन सा जानते हैं जी, tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 पर मान जानते हैं 1/√3, 45 पर 1, 60 पर
√390 पर डिफाइंड नहीं। अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 2 हुआ तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा इसको कि tan इनवर्स 2 लिख के सिर्फ छोड़ दीजिएगा, सीधा सीधी tan अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू, अभी आप जान लीजिए, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने पर क्लियर हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 2, तो याद रखिएगा क्या, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। बोलिए बात क्लियर है? तो सीधा सीधी अभी तक हम जो बताएं आपको बस 2 रिजल्ट याद कर लेना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं एक बार, उसके बाद कर्मा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सीधा सीधी हम बात अब करने जा रहे हैं, उतना मत सोचिए, इसका प्रूफ हम सारा फिजिक्स वाले वेक्टर वाला पार्ट में दे देंगे, हालांकि इससे भी आपका फिजिक्स का काम भी चल जाएगा। सीधा सीधी कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर यानी 2 वेक्टर, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, तो जान लीजिए इन दोनों का सम भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। और आप जानते होंगे एक वेक्टर में 2 चीजें होती है, सिनॉप्सिस यही आपको रख लेना है, संक्षेपण यानी इन शॉर्ट बता दे रहे हैं, यही रख लीजिएगा। और एक क्या हो गया वेक्टर में, दूसरा एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब सीधा सीधी सबसे पहला मैग्नीट्यूड, कि 2 वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ने पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √अंडर पहला का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों के बीच का एंगल का कॉस ले लेना है। क्लियर है? देखिए फिजिक्स में भी ये चर्चा होगा। और दोनों के बीच का एक और क्या चीज होता है, एंगल यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को सबसे अच्छे से कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है अल्फा। और अल्फा हम अभी मान के चल रहे हैं किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जिसके साथ था, और बी यहां कॉस साइन थीटा था, इस बार इसी के साथ ले लेना आपको कॉस थीटा। बस ऐसे ही 2 वेक्टर को जोड़ते हैं, तो ये दे देगा इसका मैग्नीट्यूड, ये दे देगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फिजिक्स के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो मैथ्स को ध्यान में रखते हुए आप काम करते हैं पूरी तरह से। देखिए है ना, मैथ्स के लिए इतना काफी होगा। चलिए एडिशन समझ गए, आपको एंगल बताए, एडिशन समझ में आ गया। अब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टर को जोड़ते जो है उसका गुण क्या क्या होता है। तो समझिए पहला प्रॉपर्टी 1, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला ये गुण होता है। देखिए कम्यूटेटिव मतलब ये होता है जी क्रम। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है बोलता है, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ ना मल्टीप्लिकेशन वाले में भी यूज होगा ये टर्म। कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर ही होगा। यानी अगर क्रम चेंज कर दिया जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 + 3 उतना ही होता है जितना कि 3 + 2। यहां पर अगर ऑर्डर चेंज कर दिए तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इसी गुण को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी अगर जोड़ में अगर क्रम का चेंज कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए नंबर 2, एक होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो संघ बनाना है। एसोसिएटिव मतलब क्या है? एसोसिएशन मतलब संघ। तो समझिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए है ना और वेक्टर बी प्लस सी है, मान लिया 3 वेक्टर है, संघ बना दिए है ना, तो बोलता है कि पहले आप बी प्लस सी वेक्टर को जोड़े हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस लॉ को। देखो बोलता है कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। क्या किया देखना, पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ लिया है, उसके बाद इसको जोड़ा है किससे? वेक्टर ए से। तो बोलता है कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप इन दोनों वेक्टर को पहले जोड़ दीजिए, पहला और सेकेंड को, और लास्ट में से जोड़ दीजिए थर्ड वाले को, तो बोलता है कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी आप क्या किए सुनिए, लास्ट में 2 डिजिट जोड़ दिए फिर इसका जोड़े हैं, और आप यहां कोई लड़का क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया, लास्ट में इसको जोड़ा, बोला कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे इसको समझिए, जैसे 1 + 2 + 3 है, तो कोई लड़का क्या किया, पहले लास्ट वाला जोड़ दिया 2 + 3, और उसके बाद कितना है 5 और 1 लिख दिया वो 6, और एक लड़का क्या किया कि 1 + 2 को जोड़ दिया, उसके बाद 3 को जोड़ा, तो 3 और +3 तो भी 6। तो यही लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये शब्द याद रखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं एडिशन, ये सारा चीजें मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होंगी, मतलब वहां भी आएंगे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। तो पहला क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से, प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या यार, कोई चीज जो अब उसका पहचान हो। जैसे आधार कार्ड हमारा पहचान है, अगर कोई आदमी अगर ईमानदार है और हमारा खो गया, अगर उसको मिल जाए तो वो चाहे तो हमको पहुंचा सकता है। यानी उस आदमी का समझ लिए एकदम ना फिजिकल फॉर्म ही है एक तरह से। अगर कोई आदमी का, जैसे किसी का आधार गिर गया, अगर हम चाह लेंगे कि उसको पहुंचाना तो उसके एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं, जबकि वो आदमी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आदमी का एक तरह से समझिए तो रूप तो है ही ना। तो वही चीज यहां भी मीनिंग निकलेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। जैसे समझिए कि वेक्टर ए है, अब मान लिया जाए यहां पर आप 0 वेक्टर जोड़ते हैं तो भी तो यही हो गया, तो भी तो वेक्टर ए ही होगा ना यार। अगर 0 वेक्टर जोड़ेंगे तो भी क्या होगा 0। तो समझिए ये जो 0 वेक्टर आप देख रहे हैं ना, यही कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर में जोड़ने पर भी वही वेक्टर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यहां लाइन याद रखिएगा कि 0 वेक्टर यानी 0 जोड़ने पर किसी वेक्टर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही वेक्टर आता है। यानी 0 वेक्टर है ना इज कॉल्ड
एडिटिव इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर, आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। यानी अगर किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो फिर वही वेक्टर निकलेगा, इसीलिए जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है जी, यानी सिंपल आप याद रख लीजिएगा कि जीरो वेक्टर को ही किसी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी निकालिए तो ये निकाल लीजिएगा, लास्ट है ना। चलिए, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये क्या बोलता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। देखो, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? उल्टा। तो 2 का उल्टा क्या होता है जी? -2। 5 का उल्टा प्लस में, अगर प्लस की बात हो रही है, प्लस में अगर देखा जाए प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। इस सेम सेंस में अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, यानी 2 ए वेक्टर है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a वेक्टर। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर कैंसिल, क्या बन गया? जीरो वेक्टर। यानी ए का ये जो आ रहा है ना -a वेक्टर, इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर का है ना जी, उल्टा कर दीजिए साइन में, वही उसका कहलाता है एडिटिव इनवर्स। जैसे समझो ना यार कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -5, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 0। तो -5 इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन, है जी। अच्छा, उसी तरह अगर -a वेक्टर दिया रहे, अब पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि a वेक्टर होगा, यानी दोनों को जोड़ने पर सीधा सीधी क्या मिल जाए? 0। तो यही कहलाता है एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन हुआ? -a वेक्टर। अब -a वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कौन तब हो गया? a वेक्टर। रिवर्स जरूर पढ़िए, अगर 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, 5 का भी एडिटिव इनवर्स -5 है ना। ये जरूर दिमाग में रखिए, अगर 5 का -5 है तो -5 का 5 है, यानी ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या करना? तो -a लगा देना, तो वही निकल आएगा उसका एडिटिव इनवर्स। बोलिए, इतना बात समझ में आया? तो ये 4 प्रॉपर्टी आप रख लीजिएगा। क्या? कम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी क्रम ऑर्डर का अगर चेंज करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ भी पालन करता है, यानी ए आप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो कोई भी पहले 2 जोड़ दीजिए और फिर तीसरे के साथ जोड़िए। तो यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ लें, उसके बाद सी के साथ जोड़ें, या हम क्या करें, ए पहले ए को रहने दें और बी और सी को जोड़ लें, उसके बाद ए के साथ जोड़ें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एडिटिव एक बताए थे आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी नहीं खोना। नहीं खोना मतलब क्या? जो वेक्टर था वही मिल जाए। तो ए वेक्टर का आइडेंटिटी, यानी किसी वेक्टर का आइडेंटिटी होता है जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो के साथ जुड़ने पर ही वही सेम आ सकता है, अदरवाइज और कभी नहीं आ सकता। इसलिए जीरो वेक्टर को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, एक होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, यानी 5 का उल्टा -5, -5 का उल्टा 5। इसका अर्थ है सिमिलरली, अगर ए वेक्टर है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a वेक्टर। क्लियर है? तो बस ये याद रख लीजिएगा 2 बात कि जीरो वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, एंड ए का क्या होगा? -a वेक्टर कर देंगे तो वही हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए एक देख लेते हैं एडिशन कब? व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी वेक्टर जब दिया रहे किसके रूप में? कंपोनेंट के रूप में। कंपोनेंट के रूप में देखो, जैसे वेक्टर ए दे दिया है, मान लिया जाए a1i, a1 क्या है जी? कोई नंबर, और ये है b1j और ये है c1। ये बात हो चुका ऑलरेडी कि इसका क्या होता है, इसका मीनिंग है ना, यानी x तरफ इतना, y तरफ इतना, z तरफ इतना। अच्छा, ये हो गया वेक्टर ए, और एक वेक्टर हो गया मान लिया जाए
A2 वेक्टर, एक हो गया B2 वेक्टर, एक हो गया CA वेक्टर। ठीक है, तब याद रखना अगर कंपोनेंट के रूप में है, ये सब क्या है जी, कंपोनेंट के रूप में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। पहला वीडियो इसके वाला देख लीजिएगा। कंपोनेंट के रूप में दिया है यानी i j k के रूप में दिया रहेगा, तब सीधा सीधी देखना क्या करना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बोलेगा जोड़ने, तो क्या कर देना है, सीधा सीधी i वाला के साथ जोड़ देना है, यानी a1 और a2 यहां लिख देना i, फिर क्या करना है b1 प्लस b2 यहां लिख देना है j, और यहां लिख देना है c1 और c2 यहां लिख देना है k। यही होता है कंपोनेंट में एडिशन, यानी A1 A2 इस तरह से हम लोग, यानी I ब्लॉक जोड़ देते हैं, JJ ब्लॉक जोड़ देते हैं, CC ब्लॉक को सिंपल जोड़ देते हैं। तो कंपोनेंट के रूप में रहे तो ऐसे ही जोड़ देना चाहिए। और अगर वैसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ में रूट अंडर पहला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नॉर्मल रूप में रहे, यानी कंपोनेंट में नहीं रहे तो क्या करिएगा, ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों का 2 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड का इंटू और कॉस दोनों के बीच का एंगल का लगा के रूट ले लेना है, और अगर कंपोनेंट रहे तो ये जोड़ देना। चलिए जरा सा इसको एक एग्जांपल से लेते हैं और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर आपको दे दिया रहेगा i j के, ठीक है, एक वेक्टर आपको दे दिया है 5 प्लस 4i 5j और 6k। ठीक है, आपको बोलेगा कि वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ दीजिए, तो क्या करना, i ब्लॉक जोड़ देना है, 1 1 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 5, ये कितना हो गया 5, यहाँ कितना है 1 छुपा हुआ, ये कितना है 6 है ना जी, ये कितना 6, और यहाँ 1 और यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 7। तो देखिए 1 4 1 5 i लिख दिए, यहाँ 1 और 5 6 लिख दिए, 1 और 6 7 लिख दिए, तो ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता कि a प्लस बी का जो जोड़ने पर मैग्नीट्यूड आया वो निकालिए। याद कीजिए पिछला वीडियो, मैग्नीट्यूड तब कैसे निकलेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अगर कंपोनेंट के रूप में दिया था तो सिंपल पहले जोड़ लेना। अब यहां क्या होगा, इसका स्क्वायर, फिर क्या j वाला का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कुल कितना 25 36 है ना, और फिर 49, यानी सीधा सीधे हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 5 20, 2 6 3 और 2 11, यानी रूट अंडर 110, यानी यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो देखिए अगर पहले सिंपल दो वेक्टर दे दिया रहे कंपोनेंट में, तो अगर जोड़ने बोलेगा तो आई वाला जोड़ देना, जे वाला जोड़ देना, के वाला जोड़ देना। अब मैग्नीट्यूड बोलेगा भैया तो दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर एक तरह होता है, तो वही जो रूल होता है क्या, आई वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, जे वाला कंपोनेंट का स्क्वायर और के वाला कंपोनेंट का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो निकल आया। तो सीधा सीधी आज का टॉपिक हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर ऐड करने बोल दिया जाए तो याद रखिए रूट अंडर ले लेना है, मैग्नीट्यूड पहला का स्क्वायर पहला दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना, दोनों बीच के एंगल का कॉस लगा देना सीधा। अगर एंगल बोलेगा कि दोनों के बीच का एंगल, तो दो वेक्टर का क्या होता है जी, सम भी एक वेक्टर हुआ तो एक मैग्नीट्यूड हुआ और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालना है, tan अल्फा, अल्फा मान के चल रहे हैं a के साथ, तो क्या लेना b sin थीटा बाय a b cos थीटा निकाल लेना। अगर ये कंपोनेंट के रूप में रहेगा तो आई वाला जोड़ देना, जे वाला जोड़ देना, के वाला जोड़ देना।
क्लियर है ना। प्रॉपर्टी आपको हम 4 बताए। एक होता है कम्यूटेटिव, यानी ऑर्डर चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक होता है एसोसिएटिव, मतलब पहला कोई भी 2 जोड़ लीजिए और फिर रेस्ट के साथ जोड़ दीजिए, या फिर बाद का 2 जोड़ दीजिए और पहले के साथ जोड़िए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन है, एक याद रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो जीरो वेक्टर किसी का भी एडिटिव आइडेंटिटी होता है। चौथा, अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या करना है, ए वेक्टर में क्या कर देना, वहां माइनस ए वेक्टर, और माइनस ए वेक्टर का पूछा जाए तो ए वेक्टर, यानी उल्टा कर देना। यही कहलाता है इसका एडिटिव इनवर्स। पक्का। तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया आज के लिए, है ना, थोड़ा था भी पेचीदा। चलिए, लेकिन ये है कि ये फिजिक्स के लिए भी बहुत यूज हो जाएगा आपका, जरूर देख लीजिएगा, और मैथ के लिए तो खैर है ही। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।